Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8 geography NCERT textbook chapter 4 and that is agriculture. So let's start this chapter. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to soil make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch up a good price in mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. This transformation from a plant to be finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. तो इस स्टोरी में तीन बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना, जो कि विलेज की ओर जाते हैं और जब वो विलेज की ओर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक फार्मर उस टाइम पे लैंड को टीलिंग करने का काम करता है। तो जो फार्मर है वो उनसे कहता है कि उस टाइम पे वो क्या ग्रो करता है, वीट ग्रो करता है। वो बताता है कि सॉइल को अच्छी फर्टिलाइटी देने के लिए उसने उसमें कुछ मैन्यूर ऐड किया है। तो चिल्ड्रन को ये भी बताता है कि जब ये वीट फैचअप हो जाएंगे तो ये वो क्या करेगा, इन वीट को मंडी में लेके जाएगा और वहाँ बेच देगा। फिर मंडी से ये वीट कहाँ जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे और वीट से फ्लोर बनेगा और फ्लोर से क्या बनेगा, ब्रेड और बिस्किट बनेंगे। तो ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लांट्स की, ये फिनिश होने में तीन एक्टिविटीज़ का रोल प्ले करती हैं। थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें होती है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are connected with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are example of these activities. Tertiary activities provide support to primary and secondary sectors through the service. Transport, trade, banking, insurance and advertising are the example of tertiary activities. तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है इसमें इंक्लूड होते हैं एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन की प्रोसेस जो कि नेचुरल रिसोर्स में होती है, जैसे कि इसके एग्जांपल है एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो किससे लिंक्ड होती है, प्रोसेसिंग से। जो प्रोसेस होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन में, जो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो किस में ऐड होगी, सेकेंडरी में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और बेकिंग ऑफ ब्रेड और वेविंग ऑफ क्लॉथ्स, ये क्या इसके एग्जाम्पल हैं। और जो टर्सरी एक्टिविटी होगी ये सपोर्ट करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, किसके थ्रू, अपनी सर्विस के थ्रू, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये क्या इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. तो क्या जो एग्रीकल्चर होता है ये कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये इंक्लूड करती है, ग्रोइंग करती है क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को और कुछ रेयरिंग लाइव स्टॉक्स को। तो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या होता है, 50% ऐसे पर्सन है जो कि इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, और जो 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. इन द मैप you can see the agriculture activities concentrated in those regions of the world where a suitable factor for the growing of crops is exit. तो कुछ फेवरेबल टोपोग्राफी होती है जिसमें कि क्या होता है, सॉइल्स और क्लाइमेट को देखा जाता है। और एग्रीकल्चर में जो टोपोग्राफी है जिसमें क्या होता है, सॉइल, क्लाइमेट है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और लैंड होती है, लैंड में ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा बेटर ग्रो करती है। और जो मैप है, आप मैप में देख सकते हो कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, जो कि क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है कुछ रीजन में वर्ल्ड के और सुटेबल होती है कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए। तो इस मैप में ये है कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, इसमें बता रखा है कि जो वर्ल्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, एरेबल लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो ग्रीन से ये एरेबल लैंड को शो अप किया गया है। डू यू नो एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. तो हम
एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कह सकते हैं। ये एक साइंस, एक आर्ट है कल्टीवेशन की सॉइल में, जिसमें कि क्या होता है, हम रेजिंग करते हैं क्रॉप्स को, रेयरिंग लाइव स्टॉक्स को। सेकेंड है सेरिकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो सेरिकल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रेयरिंग होता है, सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन होता है और एक सप्लीमेंट इनकम है किसकी, फार्मर की। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स। तो क्या होता है, टैंक और पॉन्ड्स में क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिशिंग की जो प्रोसेस होती है, इसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जहाँ पर क्या होती है, ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है, उसको हम विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कमर्शियल यूज। तो जिसमें क्या होता है कि वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वो भी अपने कमर्शियल यूज को, उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और यहाँ पर कल्चर दिया गया है, तो इसमें क्या क्या है, एग्री, सैरी, पीसी, वीटी एंड हॉर्टी। नेक्स्ट वन है फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड। तो जो फार्म सिस्टम होता है, इसमें एग्रीकल्चर और फार्मिंग क्या होता है, एक सिस्टम का पार्ट होता है और इसके कुछ इनपुट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स और लेबर। इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इसमें ऑपरेशन है जो कि प्लगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शोइंग, इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग, और कुछ इसके आउटपुट्स रिजल्ट हैं जो कि सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्रॉप्स हो गया, वूल हो गया, डेयरी हो गई, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आउटपुट रिजल्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स, दीज आर सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो जो फार्मिंग है इसके भी दो टाइप हैं, फर्स्ट है सब्सटेंस एंड सेकंड है कमर्शियल। तो जो फार्मिंग है इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिसाइज की जाती है, जो कि वर्ल्ड अक्रॉस में चलती रहती है और ये डिपेंड करता है जियोग्राफिकल कंडीशंस में, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस में, लेबर में और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो फर्स्ट इसमें सब्सटेंस फार्मिंग। This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified or intensive subsistence as a primitive subsistence farming. तो ये इस टाइप की फार्मिंग है जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिसाइज करते हैं फार्मर्स वगैरह, और इसमें जो नीड्स होती है वो किसकी होती है, फार्मर्स की फैमिली की होती है। इसमें जो ट्रेडिशनली क्या होता है, इसका जो टेक्नोलॉजी लेवल होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, और इसमें कौन वर्कर्स होते हैं, हाउस होल्ड लेबरी वर्कर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है ये क्लासिफाइड की जा सकती है इंटेंसिव फार्मिंग में भी और प्रिमिटिव फार्मिंग में भी। नेक्स्ट है इंटेंसिव subsistence agriculture. The farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with a large number of days within the sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crop include wheat, maize, pulses and oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of monsoon region of South, Southeast and East Asia. तो क्या है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर ऐसा है जिसमें कि क्या करते हैं, जो फार्मर है वो क्या करता है, कल्टीवेट करता है एक स्मॉल प्लॉट्स को, जिसमें कि वो क्या करता है, अपने सिंपल से टूल्स को यूज़ करते हैं, और कुछ लेबर होते हैं, इसमें लेबर ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी क्लाइमेट होती है डे बाय डे, जिसमें कि सनशाइन होता है, ये क्या करता है, फर्टिलाइज करता है और प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए सेम प्लॉट में। और इसकी जो एनुअली जो सी वन क्रॉप है वो राइस है, और राइस यहाँ की एक मेन क्रॉप है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर की, और जो अदर क्रॉप है वो है व्हीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड। जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होता है ये बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया में होता है जहाँ पर मानसून रीजन हो, जैसे कि साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक herding. Shifting cultivation is practiced in the thickly forest areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India.
These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cashew are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है ये 2 टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन में डिवाइड की गई है. फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकंड है नोमैडिक हर्डिंग. तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ये ऐसी कल्टीवेशन है जिसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है थिकली फॉरेस्ट एरियाज में, जैसे कि अमेजोन बेसिन में है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. तो यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर जो वेजिटेशन की ग्रो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है. यानी कि वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड होती है. तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो फॉरेस्ट के जो कोई भी लैंड एरिया है उसको अच्छे से क्लियर किया जाता है और जो वहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. और जो ट्रीज जला के वहाँ पर से जो ऐश मिलता है, जो राख मिलता है, उसको सॉयल में मिक्स करते हैं. तब वहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे कि मेज, याम्स, पोटैटो, कैस्ट्रा वहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है. फिर जब बाद में जो सॉयल होती है जब वो अपनी फर्टिलिटी लॉस कर लेती है तो जो लैंड है वो बंजर हो जाती है और उसके बाद जो कल्टीवेटर होते हैं वो वहाँ से मूव कर देते हैं और नए प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर वो क्या कर सके, फिर से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ग्रो कर सके. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसका अलग अलग नेम है अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, जैसे कि जूमिंग हम इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा हम कहते हैं मैक्सिको में, रोका हम कहते हैं ब्राज़ील में एंड लैडिंग हम कहते हैं मलेशिया में. नेक्स्ट, नोमैडिक हर्डिंग is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for food and water along defined routes. This type of movement arises in response to climate constraint and terrain. Sheep, camel, yak and goats are the most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hide and other products to herds and their families. इसमें नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग. तो नोमैडिक हर्डिंग में एक प्रैक्टिस की जाती है ऐसी कल्टीवेशन जहाँ पर सेमी एरिड और एरिड रीजन होता है, जैसे कि सहारा में हो गया, सेंट्रल एशिया में हो गया और कुछ पार्ट्स जैसे कि राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में. तो यहाँ पर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हर्ड्समैन के साथ, अपने एनिमल्स के साथ प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं फूड के लिए और वाटर के लिए. उनका एक डेफिनेट रूट्स रहता है और इस टाइप की जो मूवमेंट्स होती है वो अराइजेस करती है, किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट कंस्ट्रेंट और टेरेन पे डिपेंड करती है. जो शिप, कैमल और याक और गोट्स हैं ये यहाँ के क्या है, कॉमनली रियर्ड है और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और कुछ ऐसे अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि इनकी फैमिली इनसे हर्ट्स करती है और जो कि इनको हेल्प करती है. नेक्स्ट वन इज कमर्शियल फार्मिंग. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by the machine. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercial grains. Major areas where commercial grain farming is prairie and temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are especially populated with large farms spanning over hundreds of hectares. Severe winter restrict for the growing season and only a single crop can be grown. तो इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल ग्रेन है, कमर्शियल फार्मिंग है, इसमें क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है उनके कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कि वीट और मेज हो गया. ये क्या कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स है. और कुछ मेजर एरियाज़ में जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो किसके थ्रू प्रैक्टिसाइज होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड में होती है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में. तो जो ये एरियाज़ होते हैं बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स होते हैं जो कि 100 से हेक्टेयर्स तक होते हैं. और इसमें क्या होता है, जो विंटर में जो इनकी
जो क्रॉप्स होती है, ग्रो होती है, वो सिर्फ क्या होती है, सिंगल क्रॉप्स ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यानी कि ये लोग उस टाइम पे मिक्स नहीं करते, विंटर के टाइम पे सिर्फ एक ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूड क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है, इसमें जो लैंड होती है इसको यूज किया जाता है भोजन के लिए, भोजन के उत्पादन के लिए और लाइव स्टॉक के रियरिंग के लिए। इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर इसका प्रैक्टिसाइज किया जाता है कहाँ कहाँ पे, जैसे कि कंट्री कौन कौन सी है, यूरोप है, ईस्टर्न यूएसए है, अर्जेंटीना है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। Plantation are a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. तो नेक्स्ट हमारे पास प्लांटेशंस। जो प्लांटेशन है ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है और यहाँ पर भी क्या होते हैं, सिंगल क्रॉप ग्रो की जा सकती है। और वो कौन कौन सी है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, कैशवा हो गया, रबर, बनाना, कॉटन। ये यहाँ पर क्या होती है, एक सिंगल क्रॉप होती है, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और जो यहाँ पर लार्ज अमाउंट केस में क्या चाहिए, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होती है। और जो प्रोड्यूस होता है इसमें वो प्रोसेस की जाती है अपने द्वारा भी और फैक्ट्री के द्वारा भी। तो जिसमें डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फार्मिंग के लिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन इन द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राज़ील एंड टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम एग्जाम्पल। तो जो प्लांटेशन है ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड में, तो ये बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में, जैसे कि मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर क्रॉप्स है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन टी की है और श्रीलंका में भी टी का ही ज़्यादा प्लांटेशन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेजर प्लांटेशंस के। Next one is major crops. A large variety of crops are grown to meet requirement of the growing populations. Crop also supply raw materials for agro-based industry. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Juice and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, उनमें लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन की जाती है जो कि हमें एक प्रॉपर ग्रोइंग पॉपुलेशन से मिल सकती है। जो क्रॉप्स है इसमें वो सप्लाई की जाती है रॉ मटेरियल एज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। और जो मेजर फ्रूट है क्रॉप्स का वो है वीट, राइस, मेज और मिलेट्स। और जूट और कॉटन यहाँ के कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं और कुछ इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट वीवरेज क्रॉप्स है जैसे कि कॉफ़ी एंड टी। नेक्स्ट वन इज राइस। Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical region. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clayey soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by the India, Japan and Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in ईयर। तो इसमें क्या है, जो राइस है ये एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का और इसे हम स्टेपल डाइट भी कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो स्टेपल डाइट का मीन्स है कि राइस एक ऐसा फूड है जिसको कि हर कोई अपने खाने में लेता है, इसलिए ये क्या है, एक स्टेपल डाइट है। तो जो राइस है इसके लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। तो ये जो राइस है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रो करता है एल्वुलर और क्ले सॉइल में, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, जो एल्वुलर और क्ले सॉइल होती है इनमें वाटर को स्टोर करने की गुड कैपेसिटी होती है। तो चाइना क्या है, लेट्स प्रोडक्शन है किस चीज़ का, राइस का, जिसको कि फॉलोड बाय इंडिया, जापान और श्रीलंका और इजिप्ट ने किया है। इसकी कुछ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में क्या किया जाता है कि इसको 2 या 3 बार ग्रो किया जाता है एक साल में। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जो राइस है वो एक साल में 2 या 3 बार वो क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है वीट। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest.
It thrives best in well-drained, loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India is grown in winter. तो इसमें जो नेक्स्ट है वो वीट है. जो वीट है वो मॉडरेट किया जाता है टेम्परेचर में, और इसमें क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग सीजन के लिए, और इसके लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ब्राइट सनसाइन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस टाइम पे इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि बेस्ट वेल ड्रेन्ड होती है ये, और सबसे ज़्यादा जो वीट है वो लूमी सॉइल में अच्छे ढंग से कल्टीवेट की जाती है. जो वीट है ये सबसे ज़्यादा यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इसका ग्रोन है. जो इंडिया की जो विंटर सीजन की जो क्रॉप्स है वो कौन सी है, वीट है. नेक्स्ट है मिलेट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन on less fertile and sandy soil. It is a hardy crop that needs low rainfall and high too. तो जो मिलेट्स है इसको हम कोर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्रोन की जा सकती है सैंडी सॉइल में जिसमें कि लेस फर्टिलिटी होती है सॉइल में, और ये हार्डी क्रॉप भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है बहुत ही कम रेनफॉल की और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल. जौ, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया. अदर कंट्रीज आर निक्रिया, चाइना एंड निकर. तो क्या होता है कि इसमें हमें कम रेनफॉल और ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर और एडवोकेट रेनफॉल की ज़रूरत है. और इसकी कौन सी क्रॉप्स है, जैसे ज्वार, बाजरा है और रागी, इसकी कुछ क्रॉप्स है जो कि इंडिया में ग्रोन की जाती है, और अदर कंट्री जैसे कि निग्रिया, चाइना और निगर है. नेक्स्ट वन इज मेज. मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेट रेनफॉल and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. तो जो मेज़ है, मेज़ के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, सनशाइन चाहिए. और हमें ज़रूरत है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक फर्टिलाइज सॉइल चाहिए. और जो मेज़ है ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा और इंडिया और मैक्सिको में ग्रोन की जाती है. Next one is cotton. Cotton requires high temperature, light rainfall and 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. तो नेक्स्ट हमारे पास कॉटन है. जो कॉटन है इसको ग्रो करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हाई टेम्परेचर की, लाइट रेनफॉल की और ऑब्वियसली 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की. और उसके साथ क्या क्या चाहिए, इसके लिए एक ब्राइट सनशाइन भी चाहिए इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए. तो अगर हमें कॉटन को ग्रो करना है, अगर हम रिजल्ट अच्छा चाहते हैं कि हमारी कॉटन की जो क्रॉप्स है बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो इसके लिए हमें ब्लैक सॉयल और एल्वुलार सॉइल की ज़रूरत है. जो चाइना, यूएसए, इंडिया है और पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट है, ये क्या एक लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के. और इसका जो वन में रॉ मटेरियल्स है कॉटन का, वो कहाँ जाता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है. नेक्स्ट वन है जूट. Jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. तो नेक्स्ट हमारे पास जो जूट है वो क्या बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन फाइबर है जिसको कि ग्रो किया जाता है एल्वुलार सॉइल में, और ये रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर को और हैवी रेनफॉल को और ह्यूमिड क्लाइमेट को. तो जो ये क्रॉप्स होती है ये ग्रोन करती है ट्रॉपिकल एरियाज में, और इंडिया और बांग्लादेश इसके क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के. नेक्स्ट वन इज कॉफी. कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer followed by the Colombia and India. तो क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास कॉफ़ी है. तो कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, एक वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सी लूमी सॉइल चाहिए जिसमें कि हम कॉफ़ी को ग्रो कर सकते हैं. और जो हिल स्लोप होते हैं बहुत ज़्यादा सुटेबल होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए. और ब्राज़ील क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का जिसको फॉलो किया है कोलंबिया और इंडिया ने. नेक्स्ट है टी. Tea is the beverage crop grown on plantation. This requires cool climate and well-distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. तो जो टी होती है, टी में क्या होता है, ये बेवरेज क्रॉप ग्रोन प्लांटेशन है और ये रिक्वायर करती है बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल
पर ईयर, और इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, जो इसकी टेंडर लीव्स है इसको ग्रो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो इसकी लीव्स होती है उसके थ्रू से हमें क्या मिलती है, टी लीव्स जिसे हम कहते हैं, तो इसी की वजह से हमें क्या मिलती है, टी मिलती है। It needs well-trained loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick up the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. तो क्या होता है, जो टी क्रॉप्स होती है इसको वेल ग्रोन करने के लिए लूमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है और जेंटल स्लोप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो इसकी टी लीव्स होती है उसको पिकअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि केन्या हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, श्रीलंका, ये क्या है, एक बेस्ट कंट्री है जहाँ पर क्या होते हैं कि जो टी का प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट क्वालिटी में किया जा सकता है वर्ल्ड के। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज farm production in order to meet the growing demands of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the crop area, the number of crop grown, improving irrigation facility, use of fertilizer and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agriculture development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. तो नेक्स्ट इसमें क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये रिफर्स करता है कि इसमें क्या हो जाए कि जो फार्म प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, जिसमें कि ग्रोइंग डिमांड भी ज़्यादा हो और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो, और इसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं क्रॉप एरिया को, और जो नंबर ऑफ क्रॉप्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके और हाई यील्डिंग यानी कि ऐसी सीड्स जिनकी जो वैरायटी हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी हमें चाहिए सीड्स की। इसमें जो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी हार्वेस्टिंग के लिए, और इसके डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड करने होंगे। इसका एक अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। जो फूड सिक्योरिटी होती है ये एग्जिस्ट करती है पीपल में एक टाइम पे, जिसमें कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में जो कि हमें मिलते हैं डाइटरी नीड्स से, और जो फूड प्रेफरेंस होते हैं ये क्या होता है, एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है हमारी हेल्थी लाइफ के लिए। Agriculture had developed at different places in different parts of the world. Developing country with large population usually practice intensive agriculture, where crops are grown on a small holding mostly for subsistence. Large holding are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada and Australia. With the help of two cases studies of farms, one from India and the other from the USA. Let us understand about agriculture in the developing and a developed country. तो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है ये क्या होता है कि डेवलप्ड है अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर क्या होती है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसाइज भी है, क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं एक लार्ज नंबर पे, स्मॉल होल्डिंग नंबर पे सब्सटेंस करके। तो जो लार्ज होल्डिंग होती है वो क्या होती है, एक सूटेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, जैसे कि कहाँ पर है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, जिसके थ्रू से क्या हो सकता है, हेल्प की मदद से हम फार्म की स्टडी को दो टाइप के इससे पढ़ सकते हैं। एक इंडिया में है फार्म और दूसरा का है यूएसए में, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि यूएसए की क्रॉप्स में और इंडिया की क्रॉप्स में कैसे कैसे डिफरेंस है। नाउ फर्स्ट वन इज अ फार्म इन इंडिया। इंडिया के फार्म यानी कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर पोर्शन है उसके लिए क्या क्या चाहिए, इंडिया के जो फार्म्स है उसमें कौन कौन सी ज़रूरत है जो रिक्वायर्ड होती है। देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchased high yielding variety of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friend and elders LVSL, government agriculture officer, regarding farming practices. He takes a tractor on rent for plugging his field, though some of his friends still a traditional method of using bullocks for plugging. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field.
तो क्या होता है कि जो इंडिया के फार्म्स है, तो इसमें क्या है, एक छोटा सा विलेज बताया गया आदिलाबाद, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मर है इस विलेज में, उसका नाम मुन्ना लाल है, और जो एक उसकी एक फार्म लैंड है जो कि 1.5 हेक्टेयर्स में होगी, और जो कि उसके हाउस है वो कहाँ पर है, मेन विलेज में है। वो क्या करता है, हर साल अल्टरनेट ईयर में क्या करता है, एक हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि जो सीड्स की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है उसको मार्केट से खरीदता है और फिर लैंड में फर्टिलाइज करता है और ग्रो करता है 2 क्रॉप्स को एक ईयर में, जो कि नॉर्मली उसकी कौन कौन सी है, व्हीट और राइस और पल्सेस है। जो फार्मर्स है ये क्या करता है, अपने फ्रेंड से, अपने बड़ों से क्या करता है और गवर्नमेंट से वहाँ से एडवाइस लेता है, कुछ रिगार्डिंग प्रैक्टिस होती है फार्मिंग की, और वो क्या करता है कि जो ट्रैक्टर है उसको क्या करता है, रेंट में लेता है अपने फील्ड को प्लग करने के लिए, और कुछ जो उसके दोस्त हैं वो एक ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू क्या करते हैं, प्लगिंग करने का काम करते हैं, जो कि बुलक से करते हैं, लगाते हैं। गांव में जो खेत होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बैलों की मदद से क्या करते हैं, हल लगाते हैं। तो उसमें भी जो इसके फ्रेंड है वो क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं बुलक की हेल्प से। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि जो ट्यूबवेल है वो उसके नज़दीक वाले फील्ड में है, जिसको कि वो रेंट में लेता है, किस चीज़ के लिए, इरिगेट करने के लिए, फील्ड को सींचने के लिए। मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and a few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of livestock and artificial insemination. All the members of the family helps him in the various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank for the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lack storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In the recent areas, the government has taken some steps to develop storage facility. तो जो मुन्ना लाल है उसके पास 2 बेफेलोज भी है और कुछ हैंस भी है, और वो क्या करता है, उनका दूध क्या करता है, बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर में, जो कि उसके टाउन के नज़दीक में ही है, और वो वहाँ का एक मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि एडवाइस उनको करते हैं कि कैसा फूड चाहिए एनिमल्स के लिए और कौन कौन सी सेफ्टी है जो कि उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकती है लाइव स्टॉक में जीवित रहने के लिए, और कौन कौन से ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस हैं। तो जितने भी मेंबर हैं उसकी फैमिली के, वो हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस में। कभी कभी वो क्या करता है कि बैंक से क्रेडिट भी लेता है, किस चीज़ के लिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ से क्या करता है, एग्रीकल्चर से बैंक क्रेडिट लेता है, जो कि वो उससे क्या करता है कि जो HYV है यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है उसको खरीदता है, और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स है जो कि उसको एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, उनको लेने के लिए वो बैंक से क्रेडिट भी लेता है। और वो क्या करता है कि उनको क्या करता है, सेल करता है, बेच देता है मंडी में, जो कि उसके टाउन के नियर पे ही है। और कुछ मेजोरिटी में जो फार्मर्स हैं उनके पास क्या है कि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और उनको क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि ताकि वो बेचे, प्रोड्यूस करे मार्केट में, वो भी एक फेवरेबल कंडीशन में नहीं, एक फेवरेबल प्राइस में नहीं। और बहुत सारे रिसेंट एरियाज़ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं वो कुछ स्टेप्स लेते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सके, जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको क्या कर सके और अच्छे ढंग से डेवलप कर सके। तो ये बात किसकी थी कि जो इंडिया के फार्म है उनकी बात थी। और अब हम पढ़ेंगे कि जो फार्म यूएसए में उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। अ फार्म इन द यूएसए, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज much larger than that of Indian farm. A typical farm size in the US is about 250 hectares. The farmer generally reside in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA in Iowa State, owns about 300 hectares of land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are taken to control of this crop. Pesticides can damage the crop. From the time to time, he sends the soil sample to a soil testing laboratory
to check whether the nutrients are sufficient or not. The result helped Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise pictures of his field. This helps him to use chemical fertilizers. तो इसमें क्या है, एक फार्मर है जिसका नाम जो हॉरन है और यहाँ का जो यूएसए के जो फार्म है इसका एवरेज साइज जो इंडिया के फार्म से बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो फार्म का जो साइज़ है वो 250 हेक्टेयर्स है और जो इंडिया का 1.5 हेक्टेयर्स था। तो जो फार्मर्स है वो जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मेजर क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, जैसे कि क्या हो गई, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, व्हीट, कॉटन और सुगर बीट हो गई। तो जो इंडिया में थी, इंडिया में सिर्फ 3 क्रॉप्स ग्रोन की जा रही थी, जो कि क्या थी, व्हीट, राइस और पल्सेस थी। तो जो इसमें जो हॉरन है उसके पास क्या है, 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और जो इंडिया में मुन्ना लाल था उसके पास कितनी थी, 1.5 हेक्टेयर्स लैंड थी। तो वो क्या करता है, जो हॉरन है वो क्या करता है, अपनी क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए अपने फील्ड में क्या करता है, वाटर रिसोर्सेज की जो नीड्स है क्रॉप की उसको ज़्यादा बढ़ा देता है। और वो क्या करता है, अपने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कि क्रॉप्स को डैमेज करती है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है। और टाइम पे क्या करता है, जो सॉयल का जो सैंपल होता है उसको कहाँ भेजता है, लेबोरेटरी में भेजता है, जहाँ पर कि जो सॉयल की जो टेस्टिंग है वो क्या की जाती है, चेक की जाती है कि सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स है जो क्रॉप्स ग्रोन के लिए वो सफिशिएंट है भी या नहीं है। और जो हॉरन है वो क्या करता है, साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम का यूज़ भी करता है और उसने क्या किया है कि जो उसका कंप्यूटर है उसको अपने फील्ड में लिंक्ड किया है, जिसके थ्रू वो क्या देख सके, सैटेलाइट की मदद से क्या देख सके, पिक्चर्स देख सके अपनी क्रॉप्स की। और ये उसके लिए हेल्प करता है केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको स्प्रे करने के लिए। सैटेलाइट की मदद से वो क्या करता है कि जो केमिकल होते हैं उनको स्प्रे करने के लिए क्या होता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। And pesticide wherever they are required. He uses tractors, seeds, drills, lever, combine harvester and thresher to perform various agriculture operation. Our grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agency. The farmer in USA works like the businessman and not like a peasant farmer. तो जो हॉरन है वो क्या करता है, पेस्टिसाइड का यूज़ भी करता है जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो यूज़ करते हैं हार्वेस्टर के टाइम पे ट्रैक्टर का, सीड ड्रिल्स का, लेवलर का और बहुत ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर होती है। तो जो यूएसए के जो फार्मर है उनकी जो फार्मिंग है वो एक बिजनेस पर्पज़ है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। पीजेंट फार्मर में क्या होता है कि जिसकी थोड़ी सी जो नीड्स होती है वो उसी के लिए उसको क्या करता है, ग्रो करता है। लेकिन जो यूएसए के जो फार्मर है वो उसको बिजनेस पर्पज़ बनाते हैं, उससे अपना बिजनेस क्या करते हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो जो यहाँ के जो ग्रेन्स है ये स्टोर्ड होते हैं ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज में और डिस्पैच किए जाते हैं मार्केट से एजेंसी तक। So my dear student, that's all about this chapter. In this chapter, we recite about the agriculture, intensive, substance, shifting agriculture, and shifting agriculture we also call the slash and burn agriculture. In nomadic herding, we use animals for the rearing like a silk, wool, and we use plant for the cottons. And the major crops grown in India is wheat and rice, and the staple diet of the world is rice. That's all about this chapter. I hope you all understand this chapter so well. Thank you so much.